रोशन दहिया केमिस्ट्री पीजीटी श्री गुरुकुल साइंस एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम जो वैद्युत चालकता है उसका पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सांद्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन कैसे होता है। सबसे पहले तो यहाँ देखिए मोलर चालकता, कल हमने ली थी मोलर चालकता, अच्छी तरह से समझाया था, वापस देख लीजिए। मोलर चालकता लैम्डा एम इक्वल टू कापा अपॉन सी, ये हमने लिया था। देखिए ये हमने कल फार्मूला लिया था, स्पष्ट है, इसमें नीट एंड क्लीन दिख रहा। देखिए कि जो सांद्रता बढ़ेगी तो मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मीन्स ये हो गया कि जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता वो जो सांद्रता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती। तो देखिए हमारे पास में सांद्रता है, तो सांद्रता अधिक है तो मोलर चालकता कम है, सांद्रता कम है तो मोलर चालकता अधिक है। तो इसका मीन्स ये भी हो सकता है कि जो मोलर चालकता है वो तनुता के प्रोपोर्शनल होती। आप दोनों में से कोई भी एक चीज कह सकते हो। स्पष्ट है कि जो मोलर चालकता है वो सांद्रता के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है और तनुता के समानुपाती होता है। कोई भी दोनों में से दोनों एक ही बात है। अब देखिए, आपको पता है कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं उसके अंदर हमेशा अपघटन होता है, तो उनके ऊपर सांद्रता और तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के मैंने बताए। नंबर पहला कौन सा था हमने बताया था, वो था प्रबल वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन देखिए स्टूडेंट्स, प्रबल वैद्युत अपघट्य में जो आयन्स होते हैं, यानी कि कोई भी फार्मूले वो पूरी तरह से उसके अंदर टूट जाते हैं, तो वो प्रबल वैद्युत अपघट्य था। तो ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है इसमें आयन अच्छी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से तनु होता है और उसमें जो आयनन की संख्या है, आयनन की संख्या हमने किस में ली थी, आयनन की संख्या हमारे, आप पुराने वीडियो देखोगे तो हमने उसमें अल्फा बताया था। अल्फा जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है एप्रोमैक्स 1 होती है, लगभग 1 मानते हैं हम उसको, यानी 90 से ऊपर, यानी लगभग इसको 100 ही मान लेते। चलिए ये 100% जो है वो तनु सॉल्यूशन है, यानी इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 है। तो अब मान लीजिए मेरे पास में तो तनु सॉल्यूशन है, अब मैं इसके अंदर इसकी चालकता बढ़ाना चाहता हूँ, मोलर चालकता। तो मैं इसके अंदर कोई भी मान लीजिए पदार्थ मिलाता हूँ, विलेय पदार्थ मिलाता हूँ, क्योंकि तनु के अंदर क्या होता है, विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से बहुत ही कम होती है। तो ये तनु है तभी ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है। तो अब इसके अंदर मान लीजिए मैंने थोड़ा सा पदार्थ मिलाया, तो क्या होगा, आयनन की संख्या थोड़ी और इंक्रीज होगी,
तो चालकता बढ़ जाएगी। भाई जितना तनु विलयन होगा, जैसे जैसे, क्योंकि मैंने बताया था तनुता बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और जब पदार्थ मिलूंगा तो सांद्रता घटेगी तो चालकता बढ़ेगी। दोनों में से कोई भी आप बात कह सकते हो। तो अब आयनन की जो संख्या है वो मैंने बताया था प्रबल के लिए लगभग 1 होती है, 100%। ये मतलब एक प्रबल वैद्युत अपघट है। अब इसके अंदर मैंने पदार्थ मिलाया तो तनु होगा, तो ये क्या होगा, इसमें इसकी चालकता ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पहले से ही आयनन की मात्रा इसमें ज़्यादा है। आयनन की संख्या या आयनन की मात्रा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आयनन की जो मात्रा है, आयनन की क्वांटिटी, आयनन की मात्रा वो पहले से ही अधिक है, पहले से ही अधिक है। तो आयनन की मात्रा तो पहले से इसके अंदर ज़्यादा दी हुई है, तो अब इसकी चालकता क्या बढ़ेगी। मान लीजिए 98% समथिंग है, तो इसके अंदर मान लीजिए सपोज कीजिए तो कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, और तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो मोलर चालकता है बहुत ही कम बढ़ेगी। तो जो मोलर चालकता का मान है वो बहुत कम बढ़ेगा, बहुत ही कम बढ़ेगा। सीधा स्पष्ट है, क्योंकि सीधा सीधा आपको प्रबल वैद्युत अपघट है, आयन उसमें टूट सकते हैं, आयनन की जो मात्रा है वो उसमें एप्रोमैक्स A1 है, तो आपको 98% जो सॉल्यूशन है वो एकदम तनु है, तो पहले से उसमें आयनन की मात्रा है। तो आयनन की मात्रा कितनी बढ़ेगी, आप कितना बढ़ा सकते हो मैक्सिमम, तो बहुत ही कम मोलर चालकता बढ़ाई जा सकती है, ज़्यादा मोलर चालकता इसमें नहीं बढ़ाई जा सकती। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हम ले रहे हैं इसी के तहत हम बताते हैं आपको सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता, देखिए सीमा का अंत, यानी कि अपन मान लीजिए कोई भी विलयन लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा उसमें विलय मिलाते जाते हैं, विलय में तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वो इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी कि मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि हम जब उसमें कोई भी पदार्थ मिलाते 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 एक ऐसी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी इन्फिनिटी, अनंत। पदार्थ को मिलाते मिलाते इतना मिलाया कि अनंत मिला दिया उसको। तो ये क्या हो गया कि जब हम पदार्थ मिलाते हैं तो इसके अंदर जो अनंत हो जाए, तो अनंत तनुता, यानी अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। तो अनंत तनुता के ऊपर, यानी अनंत तनुता के ऊपर क्या चीज, मोलर चालकता, उसको हम बोलते हैं सीमांत चालकता। यानी पदार्थ मिलाते मिलाते अनंत तक मिलाया गया उसको, तो लास्ट के अंदर वो जो है अनंत तनु हो गया। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है उसको हम क्या कहेंगे, सीमांत मोलर चालक। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही चीज़ होती है, देखिए स्टूडेंट्स, चाहे इसको 0 लिख दो तो ये हो जाएगा कि 0 सांद्रता पर, तो फिर हम यहाँ लिख देंगे 0 सांद्रता पर मोलर चालकता। उसको भी हम कह सकते हैं सीमांत चालकता। देखिए, या तो आप अनंत तनुता पर जो है मोलर चालकता, उसको सीमांत चालकता कह सकते हैं क्योंकि तनुता है, या फिर
सांद्रता जीरो कर दो, सांद्रता जीरो होगी तो चालकता स्पष्ट है भाई, ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। तो इसके अंदर जो है जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता सीमांत चालकता कहलाती है। यहाँ अनंत अनुताल वर्ड लगे है और यहाँ जीरो सांद्रता, बाकी लैंग्वेज वही है। तो आपको समझ में आना चाहिए सीमांत मोलर चालकता क्या है। जैसे एक कोई सॉल्यूशन लेते हैं, एक कोई भी प्रकार का विलयन लेते हैं, उसमें मान लेते हैं उसकी जो सांद्रता है C है, तो उसके लिए मोलर सांद्रता वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ मोलर सांद्रता सपोज कीजिए हम देखिए, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कोई भी जो विलयन उसके अंदर लैम्डा MC यानी जिसकी मोलर चालकता ये है, क्योंकि यहाँ C का मतलब सांद्रता है, कोई भी विलयन है उसकी मोलर चालकता है ये, क्योंकि ये C का मतलब है सांद्रता। जैसे कोई विलयन है उसका सांद्रता C है तो मोलर चालकता ये होगी। और ये मोलर चालकता मान लेते हैं, तो देखिए इस मोलर चालकता जो है किसी विलयन की यदि C हो तो उसके लिए हम एक समीकरण लेते हैं जिसका नाम है डिबार्ट-हैकल समीकरण। डिबार्ट-हैकल समीकरण। ये क्या है, देखिए डिबार्ट-हैकल समीकरण क्या चीज होती है। देखो ये C माना हमने, तो देखिए लैम्डा MC इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस P रूट C ये है। तो देखिए कोई भी विलयन जिसकी सांद्रता C है उसके लिए मोलर चालकता है, ये जो है अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। P यहाँ एक नियतांक है जिसकी जो वैल्यू होती है वो विलायक की प्रकृति और विलायक के ताप पर निर्भर करती है, और C यहाँ सांद्रता। वापस ध्यान से सुनिए, यहाँ ये जो है मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ये है C सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये है अनंत तनुता पर। इसकी जगह आप चाहो यहाँ जीरो लिखो तो जीरो सांद्रता भी लिख सकते हो, तो मैं ये लिख देता हूँ अनंत तनुता पर मोलर चालकता। P यहाँ क्या चीज है, नियतांक है, और इसका मान जो होता है वो विलेय की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। ये देखिए C यहाँ क्या है, C का मीन्स है सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अब देखो ये जो इक्वेशन है डिबार्ट-हैकल इक्वेशन, इसे मैं एक यहाँ रेखीय समीकरण बना देता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये है
लैम्डा m इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस p√c। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ इसमें इसको मान लीजिए मैं y मानता हूँ और इसको मान लेता हूँ मैं c और इसको mx। ये एक आपका रेखीय समीकरण हो गई और रेखीय समीकरण में जो आपका C सांद्रता पर जो मोलर चालकता उसको आप y मान लीजिए। ये मैंने y मान लिया और इसके स्थान पर मैंने C मान लिया जो आपके अनंत तन्यता पर मोलर चालकता है। और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे ग्राफ के द्वारा, बता रहा हूँ वो देखिए ध्यान से। एक ग्राफ बना रहा हूँ वो देखो, ये ग्राफ ध्यान से देखना। ये इसकी x अक्ष है और ये इसकी y अक्ष है और यहाँ पर मैं ये ले लेता हूँ सांद्रता और इधर मैं ले लेता हूँ आपके C सांद्रता पर मोलर चालकता। अब हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ही पहले था प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में एक उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ, जैसे KCl। तो उसके अंदर देखिए क्या होता है कि जब मैं ग्राफ खींचता हूँ तो हल्का सा ढलान आता है, क्योंकि देखिए इक्वेशन में मैंने प्लस लिखा लेकिन यहाँ माइनस है, उसके कारण से हल्का सा यहाँ ढाल प्रवणता आती है। तो ये हल्की सी ढाल प्रवणता आती है, ये मान लीजिए ये। तो ये रेखीय समीकरण है। तो हमारे पास में ये KCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है, उसके लिए हम काम लेते। देखिए हल्की क्या आ गई, इसमें ढाल प्रवणता आ गई, हल्की सी ढाल प्रवणता आई। अब इस ढाल प्रवणता को मैं इस पॉइंट पे यहाँ पीछे बढ़ाता हूँ। तो ये पॉइंट y अक्ष पर कटता है, ये पॉइंट y अक्ष पर कटता है। वहाँ पर क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटी m यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हमारे अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकल जाएगी। हम इससे अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। हमने इस पॉइंट से हमने ये ज्ञात कर ली, इस पॉइंट से हमको ये मिल गई। तो एक रेखीय समीकरण के द्वारा जो है, हम कोई भी प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो उस प्रबल वैद्युत अपघट्य में हम जो है आपके जो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्बल चालक के लिए संभव नहीं। तो मैं अभी प्रूफ बताऊंगा कि दुर्बल चालक के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है। तो दुर्बल चालक होने पर हमको क्या करना है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, इनके लिए हमको यदि मोलर चालकता, तो कैसे निकालेंगे मोलर चालकता? तो देखिए इसमें जो रेखीय समीकरण लगाकर यदि हम समीकरण लगा दे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आपको पता है जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उसमें स्पष्ट है कि यदि सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, मोलर चालकता घटेगी, मोलर चालकता कम होगी। सीधा लॉजिक लगा लीजिए। मैंने कहा था जो तनु विलयन होते हैं उसमें आयन आसानी से अपघटित हो जाते हैं, तो ये तो सांद्र विलयन है।
क्योंकि जो प्रबल था वो तो 98% सॉल्यूशन था, उसमें तो केवल 2% बढ़ने की उम्मीद थी। इसमें तो मान लीजिए 60 है, तो 60 में से देखो 40 बढ़ने की उम्मीद है। जैसे एक स्टूडेंट्स है, आप ऐसे समझिए, जैसे कोई विद्यार्थी है, उसके 98% बनना है, ठीक है, 98 से वो 99 तक ले जाना चाहता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है 98 से 99 लाने। लेकिन एक विद्यार्थी के 60% है और वो यदि 85 तक लाए तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सेम यही कंडीशन यहाँ है कि इसकी मान लीजिए सांद्रता 60 है तो 40 तक तो बढ़ ही सकती है, 40 तक बढ़ सकती है, इससे कम बढ़ सकती है, मान लीजिए 38 तक बढ़ सकती है, लेकिन वो तो 98 था। अब देखिए इसके अंदर मोलर चालकता सीधा सीधा है वो कम होगी, क्योंकि देखिए सांद्रता अधिक है तो उसके अंदर वैद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्य तो वो अपघटित नहीं होंगे। तो सीधा स्पष्ट लॉजिक लगा के देख लो, मोलर चालकता कम होगी। अब देखिए इनके लिए यदि मैं ग्राफ बनाता हूँ तो देखिए वो का वही ग्राफ बनाता हूँ, कौन सा, उसी के लिए बनाता हूँ। तो देखिए मैंने सीधा सीधा स्पष्ट बताया था y = c प्लस mx, ये रे की समीकरण काम लेंगे। तो इस रे की समीकरण के लिए लैम्डा m कोई भी सांद्रता c के लिए ये अनंत अनुता पर मोलर, जो सांद्रता इसके अंदर होगी मोलर चालकता, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया p√c। समीकरण का नाम आपको पता चल ही गया, डिबार्ट-हैकल इक्वेशन है, डिबार्ट-हैकल समीकरण। अब देखो इसके लिए यदि मैं बनाता हूँ ये समीकरण, ये ग्राफ बनाता हूँ, तो यहाँ देखो, यहाँ तो है x अक्ष, यहाँ हो गया y अक्ष, यहाँ हो गया 0 अक्ष। तो देखो जब हम पदार्थ मिलाते हैं तो धीरे धीरे सांद्रता घटती है, यानी विलयन तनु होगा, है ना। देखिए लॉजिक लगाई है कि सांद्रता है तो उसमें मैंने विलयन मिलाया, तो धीरे धीरे उसमें क्या होगा, जैसे जैसे विलायक बढ़ेगा तो विलायक बढ़ेगा तो तनु होता जाएगा। तो क्या होगा, एकदम ये पहले क्या होगा, धीरे 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 वो घटता 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 फिर एकदम घटेगा, ऐसे ये आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ये इसका ग्राफ आएगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन सा है, जैसे ये ले लेते हैं एसिटिक एसिड, इसके लिए ले लेते हैं। पहले हमने पोटेशियम क्लोराइड के लिए लिया था। अब देखो ये इसमें देखो ये क्या है कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य, तो इसके लिए तो ग्राफ ऐसे आया। अब उसमें तो हमने क्या हुआ, बहिवेषण के द्वारा, यानी जैसे ये क्या चीज़ है यहाँ √c और ये है आपके λcm, ठीक है। तो अब देखो यहाँ सेम वही कंडीशन है, वही ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या होगा कि यहाँ बहिवेषण नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें तो हमने ऐसे बढ़ाया तो यहाँ कट गया था, लेकिन ये देखिए ये तो आपके इन्फिनिटी तक जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, इसमें तो बहिवेषण हो ही नहीं रहा, चाहे कैसे भी कर लो आप, बहिवेषण नहीं हो सकता। तो इसके लिए मोलर चालकता का परिकलन इस ग्राफ से नहीं किया जा सकता है। अब इसका हम जो है वो कैसे परिकलन करेंगे, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे कोलराउस, उसने एक नियम दिया था, वैज्ञानिक का नाम था कोलराउस। तो कोलराउस के नियम से हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम बहुत ईजी है कि कोई भी मान लीजिए कोई भी वैद्युत अपघट्य, उसमें उसकी जो मोलर चालकता होती है उसका मान, उसके जो वैद्युत अपघट्य होते हैं उसके आयन जो होते हैं उनकी जो अनंत मोलर चालकता उसके योग के बराबर होते हैं। कैसे, जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लाता हूँ। किसी वैद्युत अपघट्य में किसी वैद्युत अपघट्य में अनंत तनुता पर
मोलर चालकता का मान मोलर चालकता का मान उस वैद्युत अपघटय के आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो ये देखिए स्पष्ट है कि जो हमके कभी भी जो दुर्बल वैद्युत अपघटय है और दुर्बल वैद्युत अपघटय में आप मोलर चालकता का परिकलन करना चाहते हो तो वह हमें एक नियम लगाना पड़ेगा और वो रे की समीकरण से हम नहीं निकाल सकते, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। तो कौन सा रूल है? ये कोलराउस का नियम। कोलराउस क्या कहते हैं? कोलराउस कहते हैं कोई भी वैद्युत अपघटय है उसमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो मान है वो जो आपके वैद्युत अपघटय उसके जो आयन्स हैं उन आयनों के भी अनंत तनुता के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। क्या मीन्स हुआ इसका मतलब देखो, सबसे पहले जैसे मेरे पास में ये दुर्बल वैद्युत अपघटय है एसिटिक एसिड CS3COOH, तो ये आयन में विभक्त हो गया। CS3COO ये एनायन बन गया प्लस ये बन गया इसका कैटायन। तो ये एसिटिक एसिड एनायन और कैटायन। अब देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसका जो मान होता है तो ये इसका यहाँ लिख देते हैं CH3COOH। इसका मान इन दोनों आयन के अनंत तनुता के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया लैम्डा m इंफिनिटी CS3COO ये एनायन प्लस लैम्डा इंफिनिटी और ये हो गया इसमें H प्लस आयन। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता चल गया इससे कि जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है किसकी? इसकी दुर्बल वैद्युत अपघटय, वो जो है आपका ये दोनों आयन हैं इनकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उनके योग के बराबर। स्पष्ट हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इनमें हम ये देख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने लैम्डा लगाया वो कैपिटल लगाया, यहाँ स्मॉल लैम्डा काम लेना। स्मॉल लैम्डा और इनका जो योग है वहाँ पर आपको क्या लेना काम? कैपिटल लैम्डा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये तो होता है स्मॉल लैम्डा, स्मॉल लैम्डा, और ये जो होता है ये होता है कैपिटल लैम्डा। तो आप देखिए इसमें ये इस इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि दोनों आयन हैं उनकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का जो योग होता है वो अनंत चालकता जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता होती है। तो ये किसका रूल है? कोलराउस का
नियम है और इम्पोर्टेंट है, बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसका अनुप्रयोग करते हैं हम, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। कोलराउस का जो नियम है, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, जैसे आपको कोई एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य दे दिया, मान लीजिए एसिटिक एसिड दे दिया। अब आप एसिटिक एसिड तो दुर्बल है, तो उसका आप कोलराउस के नियम को कैसे काम लोगे और फिर कैसे उसकी मोलर चालकता निकालोगे, अनंत अनुता पर मोलर चालकता कैसे निकाली जाएगी। तो हमको निकालना क्या है वो देखिए, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? क्योंकि ये दुर्बल के लिए लागू होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसके लिए काम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, तो सबसे पहले अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखिए लैम्डा एम, इसके लिए निकाल रहा हूं एसिटिक एसिड, तो यहाँ 0 भी लिख सकते हो, इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो लैम्डा नॉट CS3COOH के लिए निकाल रहा हूं। तो इसको निकालने के लिए क्या सिस्टम है, देखिए सबसे पहले लैम्डा नॉट M CH3COO प्लस लैम्डा नॉट M और यहाँ H प्लस। क्यों ऐसा, क्यों ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसकी जो अनंत तनुता पर जो मोलर सांद्रता होती है वो इनके आयनों के योग के बराबर होती है, ये आपको स्पष्ट किया। तो ये देखिए ये दोनों के आयन की अनंत तनुता पर मोलर सांद्रता का योग के बराबर। अब मैं इसको तो मैं दुर्बल बनाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास में जो है प्रबल बन जाए। दुर्बल तो मेरे पास में, तो थोड़ा सा मैं इसमें सोडियम क्लोराइड मिला देता हूँ। जैसे आप सपोज करो मेरे पास में मान लीजिए 50 रुपये हैं, उसमें से मैंने +2 और -2 कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये 0 हो गए, तो रहा तो 50 का 50। तो सेम ऐसा यहाँ करना है, प्लस लैम्डा ये सोडियम आयन, लैम्डा नॉट सोडियम आयन प्लस लैम्डा ये क्लोरीन आयन, लैम्डा नॉट क्लोरीन आयन, और माइनस, जब दोनों को मैं प्लस किया तो यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो कैपिटल लैम्डा नॉट M NaCl। समझ में आ रहा? ये क्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, और ये इनके दोनों आयन का योग, इसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया तो ये सोडियम क्लोराइड का दोनों का योग, यहाँ माइनस लगे, यहाँ कैपिटल लैम्डा लगे NaCl। तो देखिए अब मैं इनको क्या करूँगा, रीअरेंज करूँगा। क्या करूँगा? रीअरेंज।
अब रीअरेंज कैसे करते हैं, देखिए जैसे ये लैम्डा नॉट किसके लिए, CH3COOH, ये तो हमको निकालना, तो ये देखिए इक्वल टू, अब लैम्डा नॉट MCH3COO और ये एनाइन, इसके पास में मैं इसको लेके आ जाता, इसको सोडियम को, तो ये हो गया प्लस लैम्डा नॉट Na कैटाइन। रीअरेंज कैसे हुआ, इसको मैंने इसके पास बिठा दिया, प्लस और लैम्डा M नॉट इसके पास में मैंने प्लस लैम्डा नॉट या में जो है Cl, ये हाइड्रोजन आयन और ये क्लोरीन आयन, और ये यहाँ लैम्डा नॉट NaCl, ये है। अब देखिए जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा कैपिटल लैम्डा नॉट CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, क्या है ये, सोडियम एसीटेट, प्लस ये देखिए ये भी, ये दोनों कैपिटल लैम्डा हो जाएंगे, तो ये हो गया कैपिटल लैम्डा नॉट HCl, ये तो कैपिटल है पहले से ही, तो कैपिटल नॉट NaCl। देखिए स्टूडेंट्स, ये लैम्डा नॉट CH3COOH, अब देखिए मतलब कितना जो है कोलराउस का दिमाग चला, सीधा सीधा है कि भाई दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, आपको पता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो है उसका कभी भी अनंत जो होता है, अनंत उसके ऊपर जो मोलर तक ऊपर उसका ये हम नहीं निकाल सकते, क्या, मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता को नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी स्थिति में उसने क्या लिया, एसिटिक एसिड है, उनके आयन जो थे, उनकी आयन, उनको आयन का क्या लिया उसने, अनंत अनुता पर मोलर चालकता, उनका योग किया, उसमें NaCl मिला के और इसने ये निकाला, तो ये वैल्यू आ गई। अब इससे कैसे निकालेगा, देखो सीधा सीधा स्पष्ट है कि ये क्या दुर्बल वैद्युत चालकता है, लेकिन ये तीनों प्रबल है, तो प्रबल है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है, सपोज कीजिए 10, इसकी है मान लीजिए 5, तो 15, और इसकी मान लीजिए आपके है 3, तो ये दोनों हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, 15 में से हमने 3 माइनस कर दिया तो 12 आ गए। तो अब हमारे पास में सीधा सीधा है कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य आ गए, और प्रबल वैद्युत अपघट्य हम उसका मान निकाल सकते हैं, तो इन तीनों का जब निकल जाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य का मान, तो हमारे पास में इनका जो तीनों का ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये जो है दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नहीं आया तो ये देख के घबराना नहीं है, 2-3 बार राइट डाउन करना, नोटबुक में लिखना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। केमिस्ट्री में आप कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, उन लॉजिक को काम लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वो काम लेने का प्रयास करो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और राइट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे वियोजन मात्रा और वियोजन स्थिरांक का परिकलन। छोटा सा है ये, तो देखिए वियोजन मात्रा किसके लिए, वैद्युत अपघट्य के, वैद्युत अपघट्य के लिए वियोजन मात्रा व वियोजन
स्थिरांक का परिकलन। आपको पता है यहाँ अल्फा क्या होता है, आयनों की मात्रा। जो अल्फा है, आयनों की मात्रा है, वो जो मोलर चालकता है उनके रेशियो के इक्वल होता है। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अल्फा की हमेशा 1 से कम या 1 होती है। तो एप्रोमैक्स इसको 1 होती है। तो स्पष्ट है, लॉजिक लगा के देख सकते हो कि ऊपर वाला जो है ये जो है मोलर चालकता जो है आपकी, ये कम होगी और ये हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम, अधिक होगी। इससे स्पष्ट हो जाता है। और वियोजन स्थिरांक की वैल्यू मैंने पहले भी आपको बताई थी, और वापस देख लीजिए यहाँ जो k होता है, k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये होता है। तो ये वियोजन स्थिरांक है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, वियोजन स्थिरांक क्या है। तो k c सीमित सांद्रता, और ये जो अल्फा है, और अल्फा का मीन्स यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया था पहले भी, जो अल्फा होता है वो आयनों की मात्रा है। तो उसके अंदर 1 माइनस जो है ये अल्फा घटा लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस जो वियोजन स्थिरांक आ जाएगा। अब हम जो ले रहे हैं, लेंगे नया टॉपिक, बैटरी। अब हम लेंगे बैटरी। बैटरियां या सेल। देखिए सीधा सीधा स्पष्ट है कि जो सेल होता है वो हमारे क्या काम आता है, हम उससे जो है विद्युत बल प्राप्त करते हैं। और हमेशा जितने भी सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन कई बार जो सेल होते हैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती जितनी हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेलों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम में जोड़ने के कारण हमको बहुत ज़्यादा जो विद्युत बल प्राप्त हो जाता है जितना हमको चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हम सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, बैटरियाँ कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, और दूसरी होती है द्वितीयक। देखिए जो प्राथमिक सेल होते हैं वो यूज एंड थ्रो होते हैं। एक बार हमने उसको काम में ले लिया तो वो हमारे दूसरी बार काम का नहीं रहेगा। डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको वापस चार्ज नहीं किया जा सकता, तो वो कहलाता है प्राथमिक सेल। तो इसमें जो शुष्क सेल होते हैं, लैक्लांसी सेल होते हैं, बटन सेल होते हैं, वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हें कभी भी वापस चार्ज नहीं किया जा सकता, आवेशित नहीं किया। द्वितीयक सेल में वे सेल आते हैं जिन्हें काम लेने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो अब देखिए स्पष्ट है कि जो प्राथमिक सेल है, हम आज इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्राथमिक सेल के बारे में स्पष्ट पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक सेल में जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले शुष्क सेल बताता हूँ। ये देखिए शुष्क सेल, शुष्क सेल या इसको हम कह सकते हैं लैक्लांसी सेल।
क्या होता है लेक्लांस सेल्स, जो हम ज़्यादातर जो रेडियो में और काम में लेते थे। इस प्रकार से देखिए, ये आपने देखा होगा कई बार ऊपर पीतल के से हल्की सी टोपी लगी रहती है इस सेल में, और ये एक सिलेंडर का शेप होता है इसका यूँ। और यहाँ इनके बीच में कार्बन की रॉड होती है। ये कार्बन की रॉड है। ये कार्बन की रॉड, जो पीतल की टोपी होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, और ये जो नीचे का भाग है वो नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। और ये कार्बन की रॉड है, कार्बन की छड़। ग्रेफाइट की भी हो सकती है ये। और ये जिंक का आवरण है, ये जिंक आवरण है। और उसके बाद देखिए इसके भीतर यूँ, इसके जो अंदर है यहाँ, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। तो इसमें क्या होगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण, और इसके जो बार है वो भरा होगा आपके अमोनियम क्लोराइड। नौशाद, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। अब देखिए ये जो आपका सेल है उसमें जो ये ऊपर का भाग है पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का क्या योगदान है और अमोनियम क्लोराइड का इसमें क्या योगदान है। तो देखिए आपको स्पष्ट है कि सबसे पहले ये जो जिंक होता है इसकी रिएक्शन एनोड पर क्या होगी, वो रिएक्शन देख लीजिए पहले। एनोड पर, एनोड पर इसकी रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए जिंक इक्वल टू Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये रिएक्शन होगी एनोड पर। अब देखिए कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, वो देखिए कैथोड पर। देखिए ये अमोनिया आयन है, मैं यहां अमोनिया आयन लिख देता हूं। तो यहां से जब ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या होगा, यहाँ अमोनिया गैस बन रही है, अमोनिया गैस NH3। तो एक हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ, लेकिन साथ के अंदर वहाँ पर क्या है MnO2, तो ये MnO2। तो इसके साथ में क्या हुआ, इसने इसका एक हाइड्रोजन लिया क्योंकि इसके पास में 2 ऑक्सीजन है। तो जब 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या बन जाएगा, इसमें यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा MnO। ये तो इसके अंदर O है ही, इसका एक इसने जो है सीधा सीधा इसके अंदर जो है O2 होने के कारण से यहाँ से उसने एक H ले लिया, तो यहाँ इसके साथ में अंदर इसके साथ में रह जाएगा OH आयन। ये क्योंकि देखिए
इसके पास में 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन इसने लिया और एक ऑक्सीजन उसने जो हाइड्रोजन के साथ अटैच कर लिया। तो ये एनोड पे रिएक्शन होती है, ये कैथोड पर रिएक्शन होती है, जिसके कारण से करंट फ्लो होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो गैस बनती है आपकी, ये हाइड्रोजन गैस, ये क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारा पेस्ट भरा रहता है, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ जम जाती है। तो ये जमने के कारण इसके साथ में रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने के कारण से सेल कुछ दिन तक चल सकता है। क्या बताया मैंने, जो हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होगी उसके साथ MnO2 के कारण से वो रिएक्शन होगी, जिसके कारण सेल डिस्चार्ज नहीं होकर कई दिन तक चल जाता है, इसलिए इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड डालते हैं। अब हम छोटा सा सेल लेंगे, बटन सेल, जिसको मरकरी सेल कहते हैं। वो देखिए वो क्या है। हम ये प्राथमिक सेल ही पढ़ रहे हैं, तो अब जो दूसरा जो प्राथमिक सेल है उसकी बात करेंगे, वो है मरकरी सेल। मरकरी सेल, इसको बटन सेल भी कहते हैं। ज़्यादातर कैलकुलेटर में, घड़ियों में जो छोटे छोटे जो सेल आते हैं वो सेल मरकरी सेल कहलाते हैं। तो इसमें देखिए जो एनोड होता है वो क्या होता है, जिंक अमलगम। अमलगम जो मरकरी होता है, पारा होता है, उसका अयस्क होता है। तो जिंक अमलगम से एनोड बनता है। कैथोड होता है वो मरकरी ऑक्साइड्स प्लस कार्बन होता है। और वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय पदार्थ होते हैं वो, इसमें एक तो आपके होता है जिंक ऑक्साइड और एक होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड भरे रहते हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए ये जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो, इसमें कौन सा एनोड होता है, वो कौन सा कैथोड होता है, वो देखिए। ये देखिए, ये एक बटन सेल है। देखने में तो ये रियल में तो ऐसा होता है, ये ऐसे करके और ये ऐसे और ये ऐसे होता है। अब मैंने इसको यहाँ से ये पार्ट इसको अलग करके मैंने ये बताया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या चीज़ होती है। यहाँ सबसे पहले जो है, यहाँ इसमें ऊपर का जो भाग होता है एनोड, नीचे का भाग इसका कैथोड होता है। तो ये आपके बटन सेल जो है, ये एक हो गया इसमें एनोड, ये हो गया नीचे कैथोड, और इसके भीतर क्या भरा है, वैद्युत अपघटय KOH और जिंक ऑक्साइड। और अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो रिएक्शन होती है वो हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए क्या रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले देखिए इसमें जो हम बात करते हैं जिंक के लिए, तो ये देखिए जो जिंक होता है वो यहाँ से हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, 2 हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ बनता है आपका जिंक ऑक्साइड्स प्लस वाटर प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि माइनस यहाँ हाइड्रोक्साइड 2 थे तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा। अब देखिए ये थी एनोड पर। अब कैथोड पर रिएक्शन देखिए, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, देखिए मरकरी ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स
और मरकरी प्लस 2OH आयन, ये कैथोड पर होगी। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, वाटर से वाटर कैंसिल, 2OH से 2OH भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास पीछे क्या बचा, जिंक प्लस मरकरी ऑक्साइड इक्वल टू जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। तो टोटल हमारे पास में ये रिएक्शन आ गई। किसके लिए आई है, ये बटन सेल के लिए आई है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्राथमिक सेल पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। आपको हमारा वीडियो कैसे लग रहा है नीचे कमेंट्स कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट से पूछिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और हमारे वीडियो को निरंतर लाइक करते रहिए। तो इसी के साथ आज हमारा ये जो प्राथमिक सेल तक का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। कल हम इसके जो पार्ट 5 है उसमें सेकेंडरी सेल पढ़ेंगे, द्वितीयक सेल पढ़ेंगे। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।